हेलो एल्केन सीरीज के इस फिफ्थ वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हेलो एल्केन्स को हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं। पहले मेथड से शुरुआत करते हैं। लेट अस सी कि हम हेलो एल्केन्स को कैसे बना सकते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस के साथ बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। लेट अस सी दिस वन। किसी एल्कीन के लिए या एल्कीन की रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो सेक्शन रहता है मॉलिक्यूल का, जहां पर सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट रहेगा। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है एक एल्कीन का। इन वैलेंसीज पर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लाइक एच लगा सकते हैं या आर लगा सकते हैं। ऐसा अगर हम कुछ भी लगाएंगे यहाँ पर तो ये एक एल्कीन बन जाएगा। इस एल्कीन की रिएक्शन को जब हम परफॉर्म करवाएंगे विथ हेलोजन एसिड, एक हेलोजन एसिड के साथ, तब इस हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा, जो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। लाइकवाइज HX बॉन्ड भी ब्रेकअप होगा। एक कार्बन को H और दूसरे कार्बन को X मिलेगा। अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली देखें तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ। बाकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर एज इट इज है। यहाँ 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 जो भी सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट थे वो वैसे ही रहेंगे। चेंज क्या आएगा यहाँ पर, जो पाई बॉन्ड ब्रेकअप हुआ है उस पाई बॉन्ड की जगह दो न्यू वैलेंसीज क्रिएट होंगी, वन ऑन ईच कार्बन एटम। एक कार्बन पर H और दूसरे कार्बन पर X आएगा। इन सच अ वे एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। आइए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम यहाँ ले लेते हैं इथीन। ये इथीन अगर हमारे पास रिएक्ट करे HI के साथ, HI के साथ रिएक्ट करने पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में चेंज हो जाएगा। एक कार्बन पर हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर आयोडीन। कंबाइन करें अगर इस स्ट्रक्चर को तो हमें कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3 CH2 I, that is आयोडो इथीन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इथीन की जगह हम एग्जांपल ले प्रोपीन का, और इस प्रोपीन की रिएक्शन हम एक हेलोजन एसिड लाइक HBr से करवा दें, तो इस सिचुएशन में हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH3 CH Br CH3। यहाँ जो प्रोडक्ट बना है यह है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्योंकि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल मींस अगर हम इसको डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे कंपेयर करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरे कार्बन पर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्योंकि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर सेम सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में जब भी कभी एडिशन रिएक्शन होती है तो एडिशन यहां पर फॉलो करता है वेट, such addition reactions follow Markovnikov rule।
इस मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तब नेगेटिव पार्ट ऑफ attacking reagent goes to that carbon atom of C double bond C, which has lesser number of hydrogen, that is more substituted carbon atom. इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। यहाँ पॉसिबिलिटी 1 ब्रोमोप्रोपेन बनने की कम रहेगी, वो माइनर प्रोडक्ट की कैटेगरी में रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा तब हमारी एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगी। अब इस रिएक्शन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कैटेगरी में बात करें हम, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। तो हैलोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है यहाँ पर HI is greater than HCl, sorry, HI is greater than HBr, is greater than HCl, is greater than HF। क्योंकि जैसे जैसे HI या HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हैलो एसिड्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। हियर रिएक्टिविटी is directly proportional to bond length of HX बॉन्ड। क्योंकि जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना वीकर होगा, उतनी आसानी से ब्रेक डाउन होगा। Why? Because longer bond can be broken easily। इसलिए दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलोजन एसिड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, फॉर अनसिमेट्रिकल alkenes reaction will follow Markovnikov rule in the absence of peroxide। So these are the two important points जिनको हमें याद रखना है इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में। ये एल्कीन्स के साथ रिएक्शन थी। सिमिलरली एल्केन्स की ही तरह एल्काइंस भी हमारे पास सेम वे में रिएक्ट करते हैं। तो इट मींस एल्काइंस follow the same rules। Let us see with an example। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एल्काइन है, सपोज इट इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवाएं, HCl के साथ करवाने पर क्योंकि एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा यहाँ पर। इस मार्कोनिकॉफ एडिशन के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले
ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा, एक कार्बन पर Cl, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए सेकंड कार्बन पर Cl और फर्स्ट कार्बन पर H आएगा। रिएक्शन दोबारा प्रोसीड होगी, फिर से एक HCl रिएक्ट करेगा इस एल्कीन प्रोडक्ट के साथ, एंड फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा विच इज अ डायहेलोजन डेरिवेटिव। इस डायहेलोजन डेरिवेटिव में क्योंकि इस कार्बन पर सेम हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलकर चलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। इट इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डायहेलोजन डेरिवेटिव। तो एल्काइंस के केस में हमें जेमिनल डाइहैलाइड्स मिलेंगे। ये भी वही रूल्स फॉलो करेंगे जो ऊपर फॉलो हो रहे थे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हमारी एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड in presence of पर ऑक्साइड होगी, तब क्या होगा? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, लेट अस सी दैट। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसे ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड भी बोलते हैं, एक इफेक्ट काउंट किया जाता है जिसका नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट। ये पर ऑक्साइड इफेक्ट क्या बोलता है? that during addition reaction, negative part of attacking reagent goes to that carbon atom of C double bond C, which possess more number of hydrogen atom. अब ऐसा क्यों होता है कि ये हाइड्रोजन एटम के प्रेजेंस में चलता है? क्योंकि ये पर ऑक्साइड इफेक्ट के ड्यूरेशन में जो रिएक्शन चलती है, वो रिएक्शन हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि ऑलरेडी आपने क्लास 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स में पढ़ रखी है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर हैविंग again CH3CH double bond CH2, that is propene। इस प्रोपीन की रिएक्शन हम HBr से करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड, जो मोस्टली बेंजोइल परऑक्साइड के फॉर्म में लिया जाता है। तब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH2 CH2Br, मीन्स यहां हमको मिल रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। कि लास्ट रिएक्शन में हमको मिला था 2 ब्रोमोप्रोपेन एज द प्रोडक्ट। नाउ रिगार्डिंग दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इस रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर ऑक्साइड
effect is seen only for HBr। केवल HBr के लिए मिलेगा हमें, ये HCl, HI एंड HF के केस में नहीं मिलेगा। नाउ क्यों नहीं मिलेगा? सो लेट अस अंडरस्टैंड। क्वेश्चन अराइजेस दैट कि ये यहां पर नहीं मिलता है, व्हाई? तो जैसा आप जानते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास तीन स्टेप रहते हैं। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपेगेशन एंड द थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। तो इस HBr का जो सारा का सारा सीक्रेट है वो किसमें छुपा हुआ है हमारे पास? ये छुपा हुआ है इस सेकेंड स्टेप में, दैट इज चेन प्रोपोगेशन। अगर हम इस रिएक्शन के लिए बात करें, इस रिएक्शन के लिए चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होगा वो देखने वाली बात है। चेन प्रोपोगेशन में इस रिएक्शन के लिए दो स्टेप रहेंगे। एक जिसमें हमारा एल्कीन जो प्रेजेंट है वो एल्कीन रिएक्ट करेगा चेन इनिशिएशन स्टेप में प्रोड्यूस हुए Br फ्री रेडिकल के साथ। अब इस Br फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करने पर ये पाई बॉन्ड के थ्रू रिएक्शन होगी यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इस रिएक्शन में हमको प्रोड्यूस होके मिलेगा एक नया फ्री रेडिकल CH3 CH CH2 Br। यहां दो फ्री रेडिकल फॉर्म होने की कंडीशन है। एक जो अभी हमने बनाया इट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इसके अलावा एक 1 डिग्री भी बनता है जिसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है CH3 CH CH2 Br, ये एक दूसरे HBr मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने पर ये हेलो एल्कीन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज CH3 CH H CH2 Br, और एक नया ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा तो इस प्रोपोगेशन रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। अब यहाँ स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें, लेट अस सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, चार हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट रहे। यहाँ स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, दोनों के केस में हम डेल्टा H के साइन को अगर जज करें तो फ्लोरीन के केस में डेल्टा H इज नेगेटिव, जबकि सेकेंड स्टेप में डेल्टा H इज पॉजिटिव विद अ हाई वैल्यू। Cl के केस में बात करें अगर, तो Cl के केस में फर्स्ट स्टेप इज नेगेटिव जबकि सेकेंड वन इज पॉजिटिव, दैट इज एंडोथर्मिक। ब्रोमीन के केस में फर्स्ट स्टेप इज नेगेटिव एंड सेकेंड स्टेप इज नेगेटिव। आयोडीन के केस में फर्स्ट स्टेप इज पॉजिटिव एंड सेकेंड स्टेप इज नेगेटिव। तो यहां पर ये जितने भी पॉजिटिव स्टेप्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इन पॉजिटिव स्टेप्स की वजह से वी आर नॉट एबल टू सी पेरोक्साइड इफेक्ट। बट अगर हम गौर करें तो हमारे पास ब्रोमीन के केस में फर्स्ट स्टेप भी
एक्सोथर्मिक है, सेकेंड स्टेप भी एक्सोथर्मिक है, इसलिए ब्रोमीन के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट मिलता है, आयोडीन के केस में नहीं मिलता, क्लोरीन के केस में नहीं मिलता, फ्लोरीन के केस में भी नहीं मिलता। तो इसे हम रीजन में लिख सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड termination steps are exothermic only for HBr, hence it shows peroxide effect. So that is the important point in this reaction. Now, second type of reactions पर आते हैं हम second type of reactions में alkenes और alkynes react करेंगे हमारे पास with halogen. So that is the second category. Let us see this second category. यहां पर क्या होगा, अगर हम एक एल्कीन ले, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कीन, इसकी रिएक्शन X2 के साथ करवाए, तब फिर वही पाई बॉन्ड यहां ब्रेकअप हो जाएगा और दोनों कार्बन को एक एक हैलोजन इस X2 में से मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, इन दो न्यू वैलेंसीज पर जो जनरेट होंगी पाई बॉन्ड के ब्रेकअप होने से, दोनों पर X आएगा। अब क्योंकि दोनों कार्बन एडजेसेंट है और दोनों पर सेम X प्रेजेंट है, ऐसे डायहेलो डेरिवेटिव को हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो जब भी एडिशन रिएक्शन होगी हैलोजन के साथ, विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे। अगर यही रिएक्शन हम एल्कीन की जगह एल्काइंस के साथ करवा दें, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ करवा दे यही X2 की रिएक्शन, तब इसके 2 मोल्स यहाँ ऐड हो जाएंगे और 2 मोल्स के ऐड होने के बाद हमको यहाँ पर एक टेट्राहेलो डेरिवेटिव देखने के लिए मिलेगा। इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर 4 हैलोजन प्रेजेंट। अब इस रिएक्शन के रिगार्डिंग भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये रिएक्शन करवाई जाते हैं विथ Br2 in CCl4, then Br2 CCl4 solution becomes colorless from reddish brown. Other words, we can say that is discharge of color of bromine takes place. Hence, it is used as a test for unsaturation. अगर हमें पता लगाना है कि हमारा गिवन हाइड्रोकार्बन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तब हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अनसेचुरेशन को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ
थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास। थर्ड कैटेगरी इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ तीनों ही टॉपिक्स आपके एक साथ कवर कर लूँ, आपको वेट ना करना पड़े इसको दो पार्ट में देखने के लिए। तो थोड़ा सा लंबा है वीडियो, पेशेंस बना के रखिएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में क्या रिएक्शन रहती है हमारे पास? एक एल्केन को हम इन जनरल आर एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जनरल फॉर्मूला ले तो सी एन H2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला। आसानी के लिए हम आर एच से रिएक्शन समझेंगे। आर एच की रिएक्शन जब X2 के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम एच न्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रिएक्शन पे अगर एच न्यू लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस रिएक्शन से होने पर H रिप्लेस हो जाता है X से और साथ में मिलता है HX। यहां हेलोएल्केन बना और साथ में एक हैलोजन एसिड बना। पर ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन है, यहां पर हमको एक सिंगल ही प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। लेट अस सी द एग्जांपल। अगर हम मीथेन को ट्रीट करवाए यहाँ क्लोरीन गैस के साथ, तो मीथेन की क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाने पर अंडर द सेम कंडीशन हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl और साथ में मिलेगा HCl। बट इस CH3Cl के अंदर क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये CH3Cl एक्सिस ऑफ क्लोरीन के प्रेजेंस में दोबारा रिएक्ट कर सकता है। दोबारा रिएक्ट करने पर एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और प्रोडक्ट कन्वर्ट होकर बन जाएगा CH2Cl2, साथ में मिलेगा HCl। ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रह सकती है जब तक हमारे पास कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स CH2Cl2 कैन फर्दर रिएक्ट विथ Cl2 and can form CH3, sorry, this will be CHCl3 this time। और इस CHCl3 का नाम रहता है क्लोरोफॉर्म। पहले आपने बहुत सुन रखा होगा इसके बारे में, इसको स्मेल करने से आदमी बेहोश हो जाता है, पर इन जनरल ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी आसानी से बेहोशी नहीं आती। CHCl3 के पास अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, यानी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर फर्दर रिएक्शन हो सकती है। इस रिएक्शन के बाद CCl4 मिलेगा और HCl मिलेगा, दैट इज नोन एज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो ये एक इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है कि हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, और भी कई सारे ड्रॉबैक है जिनको हम एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंट करके चलेंगे। फर्स्ट वन, पहला ड्रॉबैक क्या हुआ? दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। क्यों नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, या क्यों अच्छा मेथड नहीं है, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है हमारे पास, दैट बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैन फॉर्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
for alkanes having 3 or more carbons atom isomeric haloalkanes are formed that can't be easily separated. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम प्रोपेन ले लें CH3 CH2 CH3 और इस प्रोपेन का हम क्लोरीनेशन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। वन इज CH3 CH2 CH2 Cl की 1 क्लोरोप्रोपेन है। इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH Cl CH3। तो यहाँ हमारे पास दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये एक अच्छा मेथड की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, दैट आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। आयोडीनेशन में जो HI प्रोड्यूस होता है वो रिएक्शन को वापस ले आता है, इसलिए इस आयोडीनेशन को हम कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, in presence of an oxidizing agent, for example HiO3 or HNO3 etc। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ HI प्रोड्यूस होगा उस HI के साथ ये रिएक्ट करते हैं। लाइक HiO3 से अगर हम रिएक्शन करवाएं तो ये HiO3 के साथ रिएक्ट करने पर इसको कन्वर्ट कर देंगे I2 एंड H2O में। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड हेयर, यहाँ सिर्फ मैंने इनिशियल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स लिखे हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को। यहाँ हमारा मेन मोटो है समझना कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो जो HI है वो HiO3 के साथ रिएक्ट करता है, इस HI का ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर कैसे होता है ऑक्सीडेशन, I का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है यहाँ पर और 0। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करें -1 से 0, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ HI में जो I प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, उस ऑक्सीडेशन के थ्रू हमें I2 मिल गया जो कि रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पॉइंट, fluorination is carried out by diluting F2 with an inert gas। बिकॉज क्यों होता है ऐसा कि हम फ्लोरिनेशन को कैरी करवाते हैं तब जब हम फ्लोरीन को डाइल्यूट कर लेते हैं किसी इनर्ट गैस से। इनर्ट गैस की कैटेगरी में हमारे पास नाइट्रोजन है जो कि नॉन रिएक्टिव गैस है, आर्गन है, दीज आर द नॉन रिएक्टिव गैसेस, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्वेश्चन आता है क्यों, तो इस क्यों का जवाब देखते हैं। क्योंकि वन ऑफ टर्मिनेशन
स्टेप फ्री रेडिकल चल रहा है, जिसका लास्ट स्टेप टर्मिनेशन होता है, दैट इज जहां पर एल्काइल फ्री रेडिकल फ्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, कंबाइन होने पर ये RF बनाता है। इस सिचुएशन के अंदर दिस रिएक्शन डेल्टा H इज नेगेटिव हाई वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू निकलते हैं। ये हाई वैल्यू हमारे पास इतनी ज्यादा होती है ना, अगर हम बात करें तो इट इज 447.7 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी सी सिंगल बॉन्ड सी को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज 347.3 किलो जूल पर मोल, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, दैट इज 447.7 किलो जूल। तो क्या होगा यहां पर, जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाएगा, मॉलिक्यूल का फिशन हो जाएगा इस सिचुएशन में। और इस वजह से हम जब भी कभी फ्लोरिनेशन करवाएंगे तो फ्लोरिनेशन करवाते समय हमेशा फ्लोरीन गैस को डाइल्यूट करेंगे विथ इनर्ट गैस, ताकि ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक ना रहे और हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड ना टूटे। उम्मीद करता हूँ तीनों ही रिएक्शंस या तीनों टाइप की रिएक्शंस आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के साथ।